तो मैं राजन सैनी आप लोगों के लिए क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स से बच्चों आज हम केमिकल काइनेटिक्स को लेकर आए हैं और आज हम बच्चों इसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है बच्चों। It is a branch of chemistry which deals with the rate of reaction and the factors which influencing the rate of reaction। यानी कि एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि रिएक्शन के रेट्स पर बात करती है और उन फैक्टर्स पर बात करती है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनकी मैकेनिज्म के बारे में बात करती है। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप। इट इज द ब्रांच of chemistry which deals with the rates of chemical reactions and factors influencing rate of a reaction। ठीक है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो केमिकल रिएक्शंस के रेट पर बात करेगी और उन फैक्टर्स पर बात करेगी जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे और उनकी मैकेनिज्म पर, है ना, इनकी मैकेनिज्म पर भी बात करेगी। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं यहाँ पर। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो 3 टाइप से क्लासीफाई किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम 3 टाइप की रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन द केमिकल इक्वेशन have been classified into following 3 types। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन को क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 टाइप से किया गया है। पहली रिएक्शन है यहाँ पर वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस बच्चों जो बहुत ही फास्ट रेट के साथ हो रही है, यानी कि देखिए अगर जो बहुत फास्ट रेट से हो रही है तो उन रिएक्शन का रेट हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, इनके रेट पर इस चैप्टर में हम बात नहीं करेंगे। वेरी फास्ट रिएक्शंस जो कि आयनिक रिएक्शंस होती हैं, इनमें आयनिक स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, these reactions occurs at very fast rate। ये बहुत फास्ट रेट के साथ होती है, इनका रेट जो है हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर नहीं हम करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या होती है, इन्वॉल्व इनमें कौन सी होती है, आयनिक स्पीशीज इन्वॉल्व होती है, जनरली आयनिक रिएक्शंस होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एक रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन। अगर आप सोडियम क्लोराइड से करा देंगे तो आपको मिलेंगे सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन बच्चों एकदम से हो जाती है, वेरी फास्ट रिएक्शन है, इसका रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं दूसरे टाइप की रिएक्शन की। ठीक है, दूसरे टाइप की रिएक्शन है बच्चों वेरी स्लो रिएक्शन। इसका रेट भी हम डिटरमाइन नहीं करेंगे इस चैप्टर में। वेरी स्लो रिएक्शन, अब इन रिएक्शंस को करने में ये बहुत ही स्लो रेट के साथ होती हैं बच्चों। दीज रिएक्शंस ऑकर्स एट वेरी स्लो रेट, बहुत स्लो रेट के साथ होंगी। इनके रिएक्शन को, इनके रेट को भी हम मेजर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लगने की प्रक्रिया, इसमें महीनों भर तक लग जाते हैं। या फिर सेकंड एग्जांपल है आपका, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन आप
रूम टेम्परेचर पर करा रहे हैं, तब यहाँ पर बनता है H2O, ठीक है। और इस रिएक्शंस में भी काफ़ी समय लग जाता है, महीने तक लग सकते हैं, कोई मेजरेबल चेंज आने में महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो इन रिएक्शंस का भी हमें कोई रेट यहाँ पर मेज़र नहीं करना है। अब तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है बच्चों, वो है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के बारे में हमें स्टडी करना है, इनके रेट के बारे में हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। दीज रिएक्शंस occurs at measurable change, ठीक है। इनमें कोई मेजरेबल चेंज आता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल अगर हम दे दें तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 का डिकम्पोजिशन की बात करें तो एक मेजरेबल रेट के साथ रिएक्शन होती है। टू H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो टूट जाता है आपका वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है। और सेकंड इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो बच्चों ये हो सकता है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। इसके डिकम्पोजिशन में क्या मिलता है 2N2O4 एंड O2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने बताया केमिकल काइनेटिक्स क्या है, एक ऐसी ब्रांच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं और उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनके मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट वेरी स्लो का रेट हम डिटरमाइन यहाँ पर नहीं करेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस पर हम बात करेंगे। जनरली ये मॉलिक्यूलर नेचर की होती हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस कराएंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। जनरली यहाँ पर अब हम क्या बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर और पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से नंबर लाएंगे क्लास 12th में, ठीक है। तो मैं भी आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आता रहूँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा वीडियो के लिए, ठीक है बच्चों। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन is the change in concentration in per unit time, ठीक है बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन। अब किसके कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, किसी रिएक्शन में एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या तो किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हो जाए या किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो सकता है इन पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आना, किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आने को हम मेजर करते हैं रेट। जैसे जनरली बच्चों हमने पहले पढ़ा है रेट की जगह स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करो तो स्पीड क्या पढ़ी आपने, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, है ना। कोई व्यक्ति कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में, तो उसी तरह से बच्चों हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करें कि रिएक्शन जो है वो हमारी किस स्पीड से हो रही है ना, उसकी स्पीड क्या है, तो वो बताता है हमें रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट क्या है कि रेट चेंज इन कंसंट्रेशन, वहाँ तो हम डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ क्या बात करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है कितने टाइम में, उसे हम बता देंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी कि स्पीड किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। फॉर्मूले पर अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज change in concentration of any of the reactant और यहाँ पर लिखना है मुझे और प्रोडक्ट एंड चेंज इन टाइम, या फिर टाइम इन्वॉल्व इन चेंज, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि भाई कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ जनरली कि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन x1 थी, या इस रिएक्शन को भी भूल जाइए, आप मानिए कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की हो, अभी बात करते हैं, ठीक है, वो x1 है,
टाइम t1 पर जो कंसंट्रेशन थी किसी रिएक्टेंट की वो x1 थी, ठीक है, और टाइम t2 पर जैसे ही टाइम t1 से t2 पर आता है वो कंसंट्रेशन x2 हो जाती है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर कि क्या कंसंट्रेशन में चेंज आया? देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन आप निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, एंड चेंज इन टाइम आप निकालेंगे यहाँ पर T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। मैंने कहा ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की भी हो सकती है, जो आपको माननी है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आया हमारा, x2 माइनस x1 अपॉन चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। ऐसे निकालते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जनरली इसे कैसे डिनोट करते हैं? देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन को हम जनरली डेल्टा, यहाँ टाइम की बात कर रहा हूँ, डेल्टा टी से या dt से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल्टा x और dx से डिनोट करते हैं। उनकी बात अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर रिएक्टेंट की बात करते हैं तो बच्चों माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं प्लस लगाते हैं, ठीक है। इसकी बात अभी आगे करेंगे। और dx बाय dt, अगर मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं माइनस लगा रहा हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन x1 स्टार्टिंग में टाइम t1 पर थी और टाइम t2 होने पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो x2 हो जाती है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने उसको लिखा है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी बात हो गई, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपने स्पीड तो पढ़ी है, एवरेज स्पीड भी पढ़ी होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इसी तरह से हम एवरेज रेट पढ़ेंगे। अगर किसी रिएक्शन का कोई रिएक्शन कांस्टेंट रेट से हो ही नहीं रही है, रेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, एवरेज रेट। अब एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन सेम एज इट इज, कैसे, रेट ऑफ, मैं लिख देता हूं, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द change in concentration of any of the reactants or products in per unit time over a specified interval ऑफ टाइम। देखिए थोड़ा सा चेंज आया है यहाँ पर कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। किसी स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज आ रहा है किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर बच्चों बात करते हैं, देखिए अगर मैं जनरली इसकी बात करूँ तो एवरेज रेट को वैसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। जो चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ पर आएगा उसको डेल्टा एक्स या जो भी कंसंट्रेशन होगी या और अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफाइड इंटरवल में बात हो रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन की। मान लीजिए यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी। बात को समझते रहिए मेरी, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के लिए, वो करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और ये माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। उधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे रेट ऑफ अपियरेंस, यानी कि जहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे रेट ऑफ अपियरेंस, और वहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। मैं रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब दैट मीन्स कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी इसको बोला जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ब्रैकेट में रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए डिसअपियरेंस के लिए मैंने क्या बताया, रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज कर रही है, उसके लिए लगाते हैं माइनस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैंने कहा एवरेज रेट को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन की, ठीक है। मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर R1 है टाइम T1 पर, और टाइम T2 पर यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो R2 है। इसी तरह से टाइम T1 पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 है, और टाइम T2 पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P2 हो जाएगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, कैसे, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा R, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ऐसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1, इसको लिख सकते हैं डेल्टा P, और चेंज इन टाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, जिसको हम लिख देंगे डेल्टा T, ध्यान से, ठीक है। इतना समझ में आ गया है, अगर इतना आ गया है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें डेल्टा R, मैं यहाँ पे अब समझा चुका हूँ कैसे मैं डेल्टा R लिख रहा हूँ, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा T, इतना लिखना आ गया है, क्लियर है। इसके बाद बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, या फिर मैं बात करूं रेट ऑफ अपीयरेंस की, ठीक है, मैं P की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं यहाँ पर, जिसको हम रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बात समझेंगे, इसके लिए माइनस नहीं लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज जो है P2 माइनस P1, जिसको हम डेल्टा P लिखते हैं, तो क्या आएगा डेल्टा P को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है, आपकी मोलर कंसंट्रेशन को बताता है, ठीक है, अपॉन डेल्टा T, ठीक है। जनरली बच्चों याद रखेंगे कुछ बात कि मोलर कंसंट्रेशन को बच्चों एक्टिव मास भी कहते हैं, एक्टिव मास भी कहते हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है, यानी कि जो कंसंट्रेशन के लिए यूनिट ली जाएगी वो ली जाएगी मोल पर लीटर, मेरी बात को ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट ली जाएगी वो ली जाएगी मोल पर लीटर। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन आपने किस में लिया, कंसंट्रेशन आपने लिया मोल पर लीटर में, और टाइम आप ले लेते हैं सेकंड में, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और अगर आप टाइम मिनट में लेते हैं, मैं मिटा दूं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा समझाया था, और अब बात कर रहा हूँ जो यूनिट बची हुई है उधर की इधर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर
मिनट में टाइम लेते हैं तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। इन केस बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे गैसियस स्टेट में हो, इन केस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे हैं, इफ मैं ऐसे लिख देता हूँ कैपिटल आर यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर टेकन एज इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, तो बच्चों यूनिट क्या रहेगी, तो हम यूनिट लेंगे बच्चों मोल पर लीटर में ना लेकर हम यूनिट लेंगे एटमॉस्फेरिक सेकेंड इनवर्स या फिर एटमॉस्फेरिक मिनट इनवर्स। इतनी बात समझ में आ गई है बच्चों? ठीक है, तो मैं मिटा दूं, आगे चलते हैं। एवरेज रेट हो गया है। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं बच्चों। देखिए कुछ केमिकल रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो ध्यान रखना उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, ठीक है। व्हेन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर सेम, जब केमिकल रिएक्शन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बच्चों सेम होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ पहली रिएक्शन की, PCl5 गिव्स PCl3 एंड Cl2, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? एवरेज रेट लिखते हैं बच्चों, एवरेज रेट, ठीक है। मैंने कहा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी टाइम के साथ, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप माइनस में लिखेंगे और रेट ऑफ अपीयरेंस आप प्लस में लिखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तो डिक्रीज कर रही है कंसंट्रेशन यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इन पर यूनिट टाइम। एवरेज रेट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब प्रोडक्ट के लिए रिस्पेक्ट में लिखेंगे एवरेज रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, इन चेंज इन टाइम। सिमिलरली Cl2 के रिस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबको लिखना आ गया एवरेज रेट। किसी भी रिएक्शन का लिख सकते हैं अब आप। एक और रिएक्शन Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2, मेरे साथ लिखेंगे इसका रेट, ठीक है। क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट की बात हो रही है, ठीक है। मैं एवरेज रेट लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी मेरे साथ। यहाँ पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या आएगा जल्दी बताइए? माइनस के डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा T, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है और उधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन डेल्टा T। अब मुझे लगता है आप सभी रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइप की अभी रिएक्शन में बताने जा रहा हूँ, कौन सी? व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शंस आर डिफरेंट। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी आएंगे जिनके कोएफिशिएंट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। पहले एग्जांपल में A और B से देता हूँ, A प्लस बी गिव्स 2C, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट जो लिखेंगे मेरे साथ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आएगा, ठीक है, पहले समझ लेंगे उसके बाद दूसरी रिएक्शन लिखेंगे। A रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस इसका कोएफिशिएंट 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। सिमिलरली B के लिए माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। यहाँ ध्यान रखेंगे ये आएगा अपॉन में, अब इसको अपॉन में लेंगे, 1/2 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। थोड़ा सा समझ में आया कुछ? चलिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करते हैं अभी आगे, ठीक है। तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो डिफरेंट होंगे तो उनको कैसे लिखेंगे?
चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2, इसके लिए, ठीक है, बैलेंस है ना, ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस माइनस 1/2, जब इनके कोफिशिएंट होंगे वो अपोन में आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T, उधर जगह नहीं है, आएगा इक्वल में ही, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू में 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T, इक्वल्स में, अब O के रिस्पेक्ट में अगर लिखते हैं तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो छोड़ दीजिए, O2 अपॉन डेल्टा T। समझ में आ रहा है, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग होंगे तो किस तरह से हम लिखेंगे। एक और एग्जांपल में दे देता हूँ, ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे आगे। 2HI गिव्स H2 प्लस I2, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, अपोन में आएंगे, जो वैल्यूज भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में आ रहे होंगे, जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो अपोन में ले लेंगे। तो एवरेज रेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए अपोन में आएगा, माइनस भी लगेगा क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, तो 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा, मैं ठीक से लिख देता हूँ, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा एवरेज रेट, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसके बाद, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या है बच्चों, ठीक है, चलिए बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पर, ठीक है। मान लो बच्चों जनरली आप किसी बाइक पर जा रहे हैं किसी दोस्त के साथ, और आपका दोस्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से चला रहा है बाइक को, ठीक है, और उसके बाद आपको मान लो डर लगने लगा कि स्पीड तेज़ हो गई, ठीक है। अब आपका मन करता है कि स्पीड चेक की जाए कि किस स्पीड से चला रहा है, और आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जाकर देख ले, ओह ये तो 80 पर चला रहा है, ठीक है, और आपने एकदम पीछे से कर लिया, यानी कि आपने बहुत ही कम 1 सेकंड के समय में आपने देखा और गर्दन पीछे कर ली, ठीक है, कि ये 80 की स्पीड से चला रहा है। ठीक उसी तरह से बच्चों अगर कोई रिएक्शन का रेट चल रहा है, कोई रिएक्शन किसी रेट से चल रही है और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम उसका रेट देख लें कि भाई इस टाइम पर इसका रेट क्या है, तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यानी कि बहुत कम समय के चेंज पर जब हम किसी रिएक्शन के रेट को मेज़र करते हैं वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन मेजर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, यहाँ पर कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब इंस्टेंटेनियस रेट के लिए बच्चों डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। डेल्टा टी जो होगा यहाँ पर बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि टाइम में चेंज बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और बच्चों मैथमेटिक्स में इनफाइनाइटसिमली चेंजेस को आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि डेल्टा से। यहाँ पर डेल्टा का यूज़ नहीं होगा, डी का यूज़ होगा। इनफाइनाइटसिमली चेंजेस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा की वजह, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्शन टेंड्स टू प्रोडक्ट। अब हम लिख रहे हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस सेम है, माइनस बस डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt और डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय dt। इंस्टेंटेनियस रेट को आप कैसे लिखेंगे, डी से लिखेंगे, क्योंकि बहुत कम चेंज आ रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, और एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर इसको लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए एक और एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी
B gives C C plus D D। ठीक है, इसके लिए आपको लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट। लिखना सीख लीजिए। कैसे लिखेंगे? सेम है तरीका, बस डेल्टा की जगह D क्या आएगा माइनस, देखिए कोफिशिएंट सबके अलग अलग हैं तो 1/A D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इक्वल्स टू B की कंसंट्रेशन रेट ऑफ डिसअपियरेंस। याद रखेंगे कंसेप्ट सारे, ठीक है, माइनस 1/B D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। ठीक है, इक्वल में आएगा, जगह उधर नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। 1/C माइनस नहीं आएगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। रेट ऑफ अपीयरेंस निकालेंगे D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt 1/D D की कंसंट्रेशन अपॉन dt। बात समझ में आ रही है? तो अब आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक एग्जांपल से। 2N2O5 रिवर्सिबल गिव्स 4NO2 एंड O2। ठीक है, लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट माइनस 1/2 D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आएगा 1/4 D NO2 अपॉन dt इक्वल्स टू, और के रिस्पेक्ट में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो D कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसका, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और हमने उसको लिखना भी सीखा है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन हम करके जाएंगे, उसके बाद वीडियो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ठीक है, पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया है उसके बाद हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर एज्यूम्ड रिएक्शन आपको दे रखी है X2 रिएक्ट्स विद 2Y2 गिव्स 2XY2। ठीक है बच्चों, राइट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Y2। आपको यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, लेकिन किसकी टर्म्स में लिखना है? Y2 की टर्म्स में, डिसअपियरेंस ऑफ Y2। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन हम यही देखेंगे। अब सॉल्यूशन में बात करें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Y2 क्या आएगी? अब देखिए Y2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट, डिसअपियरेंस के केस में क्या लगाएंगे हम? माइनस, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या करेंगे? 1/2। ठीक है, और डेल्टा, क्योंकि एवरेज रेट की बात हो रही है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Y2 अपॉन डेल्टा T। आंसर क्लियर है? चलिए लिख देंगे, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, द एक्सप्रेस द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट्स। अब यहाँ पर एवरेज रेट भी लिखना है आपको और इंस्टेंटेनियस रेट भी लिखना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस, इस रिएक्शन के लिए आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है। पूरा पढ़ रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल रिएक्टेंट, आपको सभी रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखना है। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, सभी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जितने भी हमारे कंसंट्रेशन टर्म है सबके रिस्पेक्ट में लिखना है। चलिए बच्चों, तो सॉल्यूशन पर बात करते हैं। मैं पहले लिख रहा हूँ बच्चों एवरेज रेट। एवरेज रेट के लिए देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, जिसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी बोलते हैं। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बच्चों अलग अलग हैं, तो मैंने आपको बताया वो अपॉन में चले जाएंगे। क्या आएगा? माइनस के 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3, बात ध्यान से सुनेंगे, अपॉन डेल्टा T। अगला क्या है? 5O2, तो माइनस 1/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। अगला प्रोडक्ट 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा T। अगला क्या है बच्चों? 6H2O, तो 1/6 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा T। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ बच्चों एवरेज रेट।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंस्टेंटेनियस भी कराते हैं इसके बाद, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ध्यान दीजिए, जहाँ भी आपने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करता हूँ मैं, एवरेज रेट हो गया है, इंस्टेंटेनियस रेट उसको किससे रिप्रेजेंट करता है, डी से। तो जहाँ भी मैंने डेल्टा लगाया है वहाँ पर क्या लगा देंगे आप, डी। जहाँ भी मैंने डेल्टा लगाया है वहाँ पर क्या लगा देंगे आप, डी। जहाँ भी डेल्टा लगाया है डी, जहाँ भी डेल्टा लगाया है डी। समझ गए, हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आगे का टॉपिक, ठीक है। तो आप सबने नोट्स आपने बनाए लिए हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपके लिए वीडियो में लाता रहूँगा, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, ठीक है, ओके।